Good morning, students. In today's video, we will discuss about the next chapter, which is photosynthesis in higher plants. So, what is photosynthesis? We all know that the process of synthesizing complex organic food from simpler inorganic substances by green plants is termed as photosynthesis. हम सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिंपल इनऑर्गेनिक कंटेंट्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है फूड सिंथेसिस का ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक एंडरगोनिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होती है। यहाँ पर सनलाइट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि विदाउट सनलाइट प्लांट्स जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते। एयर जो है वो रिक्वायर्ड होती है क्योंकि प्लांट जो है वो एयर में से CO2 को इनटेक करते हैं, स्पेसिफिकली CO2 को लेते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ CO2 को ले रहे हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस को ले रहे हैं और उसमें से CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। उसके अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट्स जैसे वाटर और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? तो सिर्फ ग्रीन प्लांट ही वो चीज़ है अर्थ के ऊपर जो सोलर एनर्जी को या सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। सो ये जो है वो प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ के ऊपर। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो फूड सिंथेसाइज कर पाए। ठीक है, उसके अलावा ये जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा बाकी की जो लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई? एक तो ये कि वो फूड का प्राइमरी सोर्स है अर्थ के ऊपर और दूसरा वो ऑक्सीजन देते हैं जो कि बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते क्या क्या हैं? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत टाइम पहले से हुए थे और उनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो बताता था कि लाइट और क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक डी स्टार्च जो है पॉटेड प्लांट लिया और उसकी जो लीव थी वेरीगेटेड लीव, मतलब उसका अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहा था, उसको क्या किया 2 से 3 लीव को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ठीक है, और ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद उस पूरे प्लांट को एक्सपोज किया सनलाइट से कुछ टाइम के लिए, 1 से 2 घंटे या इससे ज़्यादा टाइम के लिए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन लीव्स थी वो फोटोसिंथेसिस कर रही थी तो उनके पास स्टार्च था, लेकिन जो लीफ हमने कवर कर दी थी ब्लैक पेपर से उसके पास किसी भी तरीके का कोई स्टार्च नहीं मिला। इसका मीनिंग ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और जो लाइट है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो ये शो करने के लिए था कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक लीफ जो थी उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इंक्लूड किया जो इसके अंदर KOH सोक्ड कॉटन था और KOH क्या करता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस लीफ को एयर अवेलेबल नहीं थी, CO2 अवेलेबल नहीं थी। तो उस लीफ को जब टेस्ट किया गया स्टार्च की प्रेजेंस के लिए तो उसमें पाया गया कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि बाकी की लीफ जिनको CO2 अवेलेबल थी या एयर अवेलेबल थी उनके अंदर स्टार्च मिला, लेकिन जो KOH में डिप्ड लीफ थी उसके पास जो स्टार्च था वो नहीं मिला। सो इससे ये क्लियर हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए ना सिर्फ लाइट क्लोरोफिल बट CO2 जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी। तो सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने सबसे पहले जो था एयर, उन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो उन्होंने कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट दिया था, मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये इस डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया, एक बेल जार होता है जिसके अंदर उन्होंने कैंडल बर्न की और उसके अंदर एक रैट को रखा। तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये बर्निंग के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो इस
बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो इस कैंडल ने बर्निंग के प्रोसेस के दौरान यूज़ कर ली, प्लस ये जो रेड था इसने रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। तो थोड़े टाइम के बाद क्या देखा गया कि ये जो रेड था ये मर गया और ये जो कैंडल थी ये बुझ गई। उसके बाद उन्होंने किया कि इसी बेल जार के अंदर उन्होंने ग्रीन प्लांट, मिंट का पौधा जो था, पुदीने का पौधा छोटा सा, वो इसके अंदर रख दिया और कैंडल बर्न की और साथ में माउस को रख दिया। तो उन्होंने देखा कि कैंडल जो थी वो बर्न कर ही रही थी और ये जो माइस था ये भी सर्वाइव कर रहा था। क्यों? क्योंकि बर्निंग के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 रिलीज हो रही थी उस CO2 को ये ग्रीन प्लांट जो है वो कंज्यूम कर रहा था फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये रिलीज कर रहा था ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए ये जो कैंडल थी ये जलती रही और जो माइस था वो सर्वाइव करता रहा। ठीक है। उसके बाद एक और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसको हम कहते हैं जान एक्सपेरिमेंट, जो 1730 और 1799 के बीच उन्होंने किया। ये जो था ये बताता था कि जो है सनलाइट एक असेंशियल पार्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसमें किस तरीके से किया उन्होंने, तो इन्होंने जो एक्वेटिक प्लांट होता है हाइड्रिला उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि हाइड्रिला का वो पार्ट जो सनलाइट से एक्सपोज्ड होता है वहाँ पर एयर बबल्स मिलते हैं, लेकिन बाकी का जो वो पार्ट जहाँ पर सनलाइट नहीं थी तो वहाँ पर किसी भी तरीके के एयर बबल्स नहीं मिले। तो इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होती है क्योंकि वो बबल्स जो थे वो ऑक्सीजन के थे और फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसी तरीके से इसी जो सीक्वेंस है उसके अंदर जूलियस वॉन्स-चेक का एक्सपेरिमेंट था 1854 उन्होंने किया। उन्होंने पाया कि ग्लूकोज जो है यूजुअली जो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन स्टोर जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो उन्होंने ये जो बताया कि लोग स्पेशल बॉडीज जो होती हैं प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी टेक्स प्लेस ओनली इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल्स। ठीक है। उसके बाद एंगलमैन का एक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्लैडोफोरा के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये जो था ये एक फिलामेंटस एल्गा था और फिलामेंटस एल्गा को उन्होंने एक स्प्लिट प्रिज्म के थ्रू लाइट को स्प्लिट किया और उसके बाद उस लाइट को उस पर क्लैडोफोरा के ऊपर स्प्रेड किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि जब इस एल्गा के ऊपर इस तरीके, और उन्होंने इसके साथ लिया एरोबिक बैक्टीरिया जो थे वो रखे, तो क्लैडोफोरा जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और उन्होंने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ रेड और ब्लू लाइट रीजन जो है सिर्फ वहाँ पे हो रहा है। जो 7 लाइट का स्पेक्ट्रम दिखा, प्रिज्म से लाइट स्प्लिट हुई, उसमें से रेड ब्लू रीजन जो है सिर्फ वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्ट ऑफ द एरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। और इसको जो कंफर्म किया वो एरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस ने किया, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया जो थे वो सिर्फ रेड और ब्लू रीजन वाली लाइट के अंदर मिले। इसी तरीके से वान नील का एक एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो वाटर के साथ जो जुड़ी हुई ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, ना कि CO2 के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन। और इसके लिए उन्होंने सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया को यूज़ किया और सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया जो है वो H2S को यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस दौरान जो है सल्फर जो है वो एक रिटेन फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द रिलीज्ड ऑक्सीजन इज नॉट फ्रॉम द CO2's ऑक्सीजन बट इट इज़ फ्रॉम वाटर। इसी तरीके से रोबन और कामल का एक एक्सपेरिमेंट था और इसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन कौन सी वाली रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव जो ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स थे वो यूज़ किए। एक लिया O18 और एक लिया O16, और इस दौरान उन्होंने पाया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर वाली ऑक्सीजन हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली। इसी तरीके से लाइट जो था उसके लिए पता लगाया गया कि सनलाइट की जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अलावा बाकी बहुत सारा रीजन जो है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो इस वाले रीजन को कहा गया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस या पार रीजन, और ये जो है वो 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो
प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। और यही वो चीज़ है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोग पहले सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है होता है, इसके अंदर एक तीसरा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स। ये देखो इस तरीके की 1 1 1 दिखाई दे रही है, और ये बहुत सारी जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में आ जाती है, तो ये बनाती हैं ग्रेना। और ग्रेना, डिफरेंट ग्रेना जो है वो कनेक्टेड होते हैं लैमेला के थ्रू, जो अनस्टैक्ड होते हैं। और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होता है ये कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसके अलग अलग पार्ट परफॉर्म होते हैं। प्रोटीन और पिगमेंट जो हैं, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो हैं, वो फोटोकेमिकल इवेंट्स को परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि होती हैं सोलर रेडिएशन या सनलाइट की ट्रैपिंग, एनर्जी की ट्रैपिंग, और एटीपी का और एनएडीपीएच का सिंथेसिस। और ये जो काम होता है ये होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, ग्रेना के अंदर। उसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक पार्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है। CO2 जो है वो आगे जाके ग्लूकोज या शुगर का सिंथेसिस करती है, वो काम स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो जो ग्रेना पार्ट है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा पार्ट के अंदर डार्क रिएक्शन। अब लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा जो सनलाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और जो सनलाइट की एब्सेंस में परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। सो ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन, वेयर एज स्ट्रोमा इज रिस्पॉन्सिबल, और स्ट्रोमा इज परफॉर्मिंग द डार्क रिएक्शन। In the next video, we will discuss about the photosynthetic pigment. Thank you and have a good day.